हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेवन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं वाई सिंह आज एक बार फिर से आप सभी के लिए लाया हूं जीके मॉक टेस्ट का भाग 20वां। तो दोस्तों देखते हैं भाग 20वें के सवाल। आज का पहला सवाल है, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? पूछा गया है, ऑप्शन दिए हैं लकड़ी से, ईंट से, बांस से, पत्थर से। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ा है कि सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? नगरीकृत या शहरी सभ्यता थी। नगरीकृत, तो जब नगरीकृत या शहर होंगे तो साधारण सी बात है, तो मकान किसके बनाए जाएंगे दोस्तों? ईंट से। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी, यानी कि ईंट से। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल, अच्छा ये सिंधु सभ्यता का चित्र है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि पूरी इमारत ईंट से ही बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। गांधी इरविन समझौता निम्न में से किस से संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट नहीं, ये काफ़ी समय पहले आया था, जबकि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 1931। ठीक है दोस्तों, और असहयोग आंदोलन ये भी काफ़ी पहले हुआ था, जैसे 1920 यानी 1920 मतलब 1920 में। फिर अगला आया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, हाँ इसी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो गांधी इरविन समझौता का संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अच्छा इस समझौते में हुआ क्या था, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। तो गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसमें गांधी की कुछ शर्तें थी और इरविन की थी। तो पहले इरविन की समझ लेते हैं। अच्छा इरविन उस समय का वायसराय था, वायसराय का नाम क्या था? इरविन। तो मुख्य उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनाना, क्योंकि 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी या कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया था। तो उसके लिए मनाने के लिए गांधी इरविन समझौता किया गया। जैसे कुछ मुश्त पॉइंट बता देता हूँ, एक दो दोनों तरफ से क्या क्या समझौता हुआ था। जैसे गांधी ने शर्त रखी थी कि जो भी राजनीतिक बंदी हैं, राजनीतिक बंदी, उनको रिहा किया जाए। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा समुद्र के किनारे कानून बनाने की अनुमति दी जाए भारतीयों को। जैसे गांधी की ये 2 शर्तें थी, इरविन ने मानी। और उसके अलावा इरविन ने क्या शर्त रखी थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए, ये जो आंदोलन है इसको ख़त्म कर दिया जाए। और उसके अलावा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग ले। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट शर्तें थी। देखते हैं अब अगला सवाल। सवाल है, हर्मेट ऑफ शिमला निम्न में से किसे कहा जाता था? तो हर्मेट ऑफ शिमला कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? A.O. ह्यूम। तो इनको कहा गया है। अच्छा ये कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं 1885 में कांग्रेस के, और ये आजीवन कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ये क्या रहे हैं? आजीवन महासचिव ही रहे हैं कांग्रेस के। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, अच्छा ये A.O. ह्यूम है, ये कांग्रेस के महासचिव रहे हैं आजीवन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद उच्च सदन माना जाता है राज्य में, और निम्न सदन कौन सा होता है? तो विधानसभा। तो वैसा ही सिस्टम हो गया, कैसा? राज्यसभा और लोकसभा जैसा। अगर उस सदन राज्यसभा है तो उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और अगर यहाँ पे राज्य की किसी प्रांत की बात करेंगे तो विधान परिषद उच्च सदन होगा, तो उसका कार्यकाल कितना होगा? तो उसका भी 6 वर्ष होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान में निम्न में लिखित में से कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई थी या ली गई है? जैसे ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायपालिका, ये बिल्कुल नहीं ली गई है सर्वोच्च न्यायपालिका, क्योंकि इंग्लैंड में खुद ही 2008 के आसपास सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, तो यहाँ से तो हो ही नहीं सकता। संघीय ढांचा ये भी नहीं ली गई, ये कनाडा से ली गई संघीय ढांचा। मौलिक अधिकार ये भी नहीं है, ये USA से है। फिर क्या बचता है अपना आखिरी? यही आंसर हो जाएगा, संसदीय व्यवस्था। यानी संसद कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से या इंग्लैंड से। ठीक है दोस्तों,
ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार दोस्तों संसद के पास होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कोटोपैक्सी, जिसकी ऊंचाई 5897 मीटर यानी कि लगभग 5900 मीटर है। और ये कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण अमेरिका का देश है इक्वाडोर। दक्षिण अमेरिका में पड़ता है इक्वाडोर। तो देखते हैं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, इक्वाडोर। देखते हैं, अच्छा ये मैप है, मैप में देखते हैं हम इक्वाडोर कहाँ है। ये है अपना, क्या बोलते हैं उसको, दक्षिण अमेरिका। तो इक्वाडोर है हमारा यहाँ पे, ये जो है छोटा सा देश यही इक्वाडोर है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो वरुण ग्रह, कुल ग्रह कितने हमारे सौरमंडल में? 8। तो वरुण सबसे पीछे या आखिरी ग्रह माना जाता है, सबसे आखिरी ग्रह है कौन सा है? वरुण। ठीक है दोस्तों, तो वरुण हमारा आखिरी ग्रह है जो मीथेन की उपस्थिति या मीथेन गैस की प्रचुरता के कारण हरे रंग का दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो सबसे पहली जनगणना हुई थी दोस्तों 1872 में। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होती है, अगर इसके दो फैक्ट बनते हैं, एक तो ये पहली कब हुई थी और दूसरा बनता है प्रथम या 10 की या प्रत्येक 10 वर्ष में कब होती है? लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से। लेकिन हमारे सवाल का जवाब आंसर क्या होगा? लॉर्ड मेयो। प्रथम जनगणना कब होती है? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश की कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है? तो पूछा गया है वनावरण अपने देश यानी कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर आवश्यक है? तो कितने प्रतिशत बताया था इस रिपोर्ट ने, राष्ट्रीय वन नीति ने? 33% यानी कि 1/3 भाग पे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सबसे कम वर्षा वाला स्थान रहा है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन रहा है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिम मरुस्थल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिम मरुस्थल, यानी कि ठंडा क्षेत्र होगा, हिम लगा है, और मरुस्थल मतलब वर्षा नहीं होती। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेह। अच्छा, यहाँ पे वर्षा का स्तर ये होता है कि 90 मिलीमीटर से भी कम वर्षा दर्ज की जाती है। तो देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, चंद्रमा पर जाने के पश्चात किसी के भार में क्या बदलाव आता है? तो यदि कोई पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है तो उसके भार में क्या बदलाव आता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, मौसम पर निर्भर करता है या अपरिवर्तनीय रहेगा? दोस्तों, यदि कोई चंद्रमा पर जाता है तो उसका भार घट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो इसकी गिरने की आशंका का कारण क्या होगा दोस्तों? जैसे यदि कोई खड़ा हुआ है, बिल्कुल साधारण सा समझाता हूँ, जैसे घोड़ा खड़ा हुआ है तो विश्राम अवस्था में जड़त्व, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? विश्राम जड़त्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर दोस्तों क्या रख दिया गया है, ये सवाल में पूछा गया है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, अटल बिहारी राष्ट्रीय राजमार्ग, अटल पथ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क मार्ग परियोजना। तो इसका हमारा आंसर होगा दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। पहले थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं। 289 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे बनाया गया है, जिसको बुंदेलखंड को आगरा से जोड़ा जाएगा, आगरा दिल्ली राजमार्ग से जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम बदल कर क्या किया गया है?
अटल पथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है पाके टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ये अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि ये जो टाइगर रिजर्व है ना, इसके बीचों बीच से हाईवे गुजारा जा रहा था, मतलब हाईवे का निर्माण होना था, इसलिए ये चर्चा में रहा है। इसका विरोध भी किया गया है। तो ये कहाँ पे है, ये पूछा गया है, तो ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किस राज्य में हुआ है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय। तो दोस्तों ये हुआ था अगरतला में। ठीक है दोस्तों, ये किस लिए हुआ था कि जो भारत है, भारत में त्रिपुरा व भारतीय चाय का एक तरह से प्रमोशन था, इसको बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, यानी कि आंसर क्या रहेगा, त्रिपुरा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है बोलना ही है नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक रवीश कुमार हैं दोस्तों। रवीश कुमार को अभी पिछले वर्ष कौन सा पुरस्कार दिया गया था, रेमन मैग्सेसे। ठीक है दोस्तों, और ये पत्रकार हैं, पहले भी बता चुका हूँ मैं, एनडीटीवी के। ठीक है दोस्तों, तो बोलना ही है पुस्तक किसकी, रवीश कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है विश्व सतत विकास बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो विश्व सतत विकास बैठक यूएन द्वारा बैठक मतलब करवाई जाती है। तो इसमें होता क्या है कि जो सतत विकास लक्ष्य होते हैं, सतत विकास लक्ष्य का मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसा विकास जो लगातार चले, लगातार, सतत मतलब लगातार विकास होता रहे और जिससे हानि कम से कम हो, हानि का स्तर काफ़ी नीचे हो जाए। तो जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल का उत्पादन जैसे करते हैं, पेट्रोल से गाड़ी चलती है तो उससे हानि ज़्यादा है, तो इसको सतत विकास नहीं माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिससे कम से कम नुकसान हो, अधिक से अधिक फायदा हो, तो उसे क्या कहते हैं, सतत विकास। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों, इसकी बैठक होती है नई दिल्ली में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है मैटूर बांध कहाँ अवस्थित है या कहाँ स्थित है। तो मैटूर बांध कावेरी नदी पे बना 1700 मीटर लंबा बांध है, और ये कहाँ पे है, कावेरी नदी मतलब तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अच्छा दोस्तों, कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य होता है, तमिलनाडु, और एक कौन सा है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। आज का आखिरी सवाल है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तो तुजू दर्रा भारत में कहाँ पे है दोस्तों, ये उत्तर पश्चिमी प्रांत, मतलब सॉरी उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है, वो मणिपुर में है। मणिपुर में है। जब मणिपुर में है तो दोस्तों आप अनुमान लगा ही सकते हैं किस देश से जोड़ता होगा, बिल्कुल सही, म्यांमार। तो मणिपुर और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों बस आज के सवाल इतने ही थे। अब देख लेते हैं कल के सवाल का जवाब क्या है। कल आपसे पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहले और काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ आप लोगों को। हम देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है बिल्कुल आसान सा, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। कम से कम 2 या 3 बार मैं आप लोगों को भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख देना। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे दोस्तों 9 PM यानी रात 9 बजे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।